बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में महतारी पर महाभारत छिड़ी है। मूर्ति सियासत का मुद्दा बन गई है। बात प्रदेश के सम्मान पर आ गई है। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने माफी की मांग की और बीजेपी का कहना है गलती थी ही नहीं तो माफी किस बात की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई दी जाने लगी है। मूर्ति सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, लेकिन प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी की मांग की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी है। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूछा था कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। ये सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने नितिन नवीन के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब गलती की नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है। तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी पर भी सियासत जारी है। इसे राज्य के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने सियासी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो एक मूर्ति अब सियासत का केंद्र बिंदु बन चली है, लेकिन मूर्ति दरअसल अस्मिता की है। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, भारतीयता का पूरा सम्मान पर अपने अस्मिता का अपमान बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस की यह सोच। पर सवाल वो भी नकारे नहीं जा सकते जो छत्तीसगढ़ महतारी के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए हैं, मसलन कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा। युगल,
जरूर जो है इसको लेकर के राजनीति हो रही है, जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी के पुतला जो है आदमकद जो प्रतिमा है उसके अनावरण के बाद इस तरह की जो सियासत है, राजनीति है, वो तेज हो गई है। बीजेपी कार्यालय में भी छत्तीसगढ़ महतारी के जो है चित्र बनाए गए थे रंगोली के माध्यम से। ये बात अलग है, बीजेपी भी जरूर दबी जुबान से कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ महतारी है उसको उकेरना चाहती है और लोगों के मानस पटल के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के जहन पर भी इस बात को बिठाना चाह रही है। लेकिन विरोध किस बात का हो रहा है और जिस तरह से लगातार बयानबाजी होती है और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन बयान से यू टर्न हमेशा लिया जाता है, चाहे वो थूक में बहने की बात हो या फिर गोबर खाने की बात हो। तमाम तरह की जो बातें हैं वो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है छत्तीसगढ़ का, उन लोगों के द्वारा किया गया है और अब कांग्रेस द्वारा उस मुद्दे को लेकर के जमकर जब हमला बोला गया है, निशाना साधा गया है, तो बयान से यू टर्न की बात आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो बयान है कांग्रेस उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, चूँकि भाजपा का यह मानना है कि इसमें किसी तरह की गलती है ही नहीं या किसी तरह के अपमान की बात है ही नहीं, तो इसलिए बीजेपी माफ़ी मांगना नहीं चाहती है और कांग्रेस है वो बीजेपी से माफ़ी की बात करी है। ललित, बिल्कुल ये बात सही कही गई। बीजेपी जो ये कह रही है कि इस बयान में दरअसल ऐसा कुछ नहीं था, पर बयानों को लपकना, काम की बात निकालना और अग्रेशन के साथ मुद्दा बना देना, ये ट्रिक भी तो भाजपा की ही रही है। खैर, युगल में आ रहा हूं, तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया, यह सफाई दी गई। वजह क्या है? छत्तीसगढ़ का जो भी प्रभारी आता है उसका बयान अक्सर तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जाता है। लगातार यह सिलसिला चल रहा है, सारे प्रभारी उठाकर देख लीजिए जो धड़ाधड़ बदले गए हैं। युगल जी बिल्कुल ललित, देखिए छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है और इस तरह से बयान वीर बनने के बजाय बयानों पर संयम रखनी चाहिए। और अगर एक बार किसी की जुबान फिसल जाए तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हमला होता है और इसके जो प्रत्युत्तर है या वाद विवाद जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और वैसे भी 2023 चुनावी वर्ष नज़दीक है, तो ऐसे में जिस तरह से बयानों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है भले ही उद्देश्य कुछ भी रहा हो, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के अपमान करने नहीं करने की, ये तो उनकी मंशा क्या है वो बीजेपी ही बता पाएगी। लेकिन जिस तरह से मुद्दा है, संवेदनशील मामला है और ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार जब छत्तीसगढ़ महतारी के आदम जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर रही है, तो इस मुद्दे पर भारतीयता के साथ साथ क्षेत्रीयता में अगर जो सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो आने वाले चुनावी वर्ष में स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें संयम रखने की बात थी और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मुद्दा को जाने अगर कोई बयानबाजी होती है तो इस तरह की जो परिदृश्य है और इस तरह के जो माहौल है वो देखने को मिलते हैं। और फिलहाल कांग्रेस ने करारा हमला बोला है और माफी नामे की बात कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कैसे बेच दिए जाते हैं आपके सपने, कैसे आपकी जीवन भर की कमाई आपको पता चलता है कि आप गंवा चुके हैं। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में भूमाफिया खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी बना रहे हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय जनता को जागरूक होने की सलाह दे रहा है। बुरहानपुर के शहरी इलाके से सटे ग्रामीण इलाकों में भूमाफिया नियम कायदों को ताक में रखकर खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं। माफिया किसानों से खेती की जमीन कम दाम में खरीदकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, लोगों को झांसा देकर कॉलोनियां बना रहे हैं। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन भूमाफिया पर लगाम नहीं लगी। बुरहानपुर जिले के अंदर पिछले बार एसडीएम साहब थे बड़ोले साहब, तो ऑन रिकॉर्ड सुनने कहा था 125 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं।
केवल एसडीएम डाइवर्शन लेके जमीनों का एसडीएम डाइवर्शन करके कॉलोनियां काट दे रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं, गरीब जनता को ठग रहे हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। जिले में अवैध कॉलोनियों का यह खेल लंबे समय से जारी है, लेकिन प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रहा। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम दफ्तर तक दलालों का अड्डा है, जहां राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से लाइजनिंग की जाती है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी जांच करा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, ऐसे रटे रटाए जवाब देते हैं। अभी अवैध कॉलोनी के संबंध में अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम लोग तत्काल वहाँ पर जाके उसके मौका मुआयना करेंगे, संबंधित को नोटिस, जैसे कुछ प्रकरणों में मेरे यहाँ से भी नोटिस भी जारी हुए हैं और संबंधित जो डेवलपर हैं उसको हम लोगों ने नोटिस जारी की। भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर जनता को जागरूक होने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सस्ते के फेर में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न लें। इसमें जागरूक होना पड़ेगा, सस्ते के चक्कर में अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना लें, क्योंकि बहुत से कॉलोनाइजर क्या करते हैं, अपनी खेत को पकड़ा और सिंपली जाके उसके लोगों को प्लॉटिंग करके कागज बना के बेचना चालू कर देते हैं। आम जनता को इस बात पे अवेयर होना पड़ेगा कि हमको देखना है कि कॉलोनी वैध है कि अवैध है। अब ऐसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं आपको जो है कल ताजमहल की रजिस्ट्री करा दूंगा, तो ताजमहल की रजिस्ट्री नहीं हो सकती ना, तो थोड़ा सा हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। कलेक्टर साहब की यह सलाह सही है, लोगों को जमीन खरीदने से पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सलाह से इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। भूमाफिया पर लगाम के लिए प्रशासन की सख्ती जरूरी है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। क्या बात कही है कलेक्टर साहब ने कि अगर कल को कोई ताजमहल की रजिस्ट्री कर देगा तो क्या आप उसे खरीद लेंगे? बहुत उम्दा बात कही उन्होंने। उनकी इस उम्दा बात से ही जुड़ा सवाल हमारे साथ शारिक जुड़ेंगे बुरहानपुर से, और शारिक से हम ये सवाल करेंगे। बहुत अच्छी बात कलेक्टर साहब ने कही कि ताजमहल की कोई रजिस्ट्री करेगा तो क्या ताजमहल पर कोई दावा ठोक दिया जाएगा, पैसे आप दे देंगे? सवाल यही तो है कि ये ताजमहल नहीं है, ये लोगों की सपनों की कमाई से खरीदा गया प्लॉट है। अगर जागरूकता की बात भी है शारिक, तो उसकी भी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की है। जी देखिए ललित जी, ये हम आपको बता दें, ये जो आज या कल का खेल नहीं है, ये बुरहानपुर में एक लंबे समय से जो भू माफिया है कथित, इन्होंने अपना सिंडिकेट बना लिया है और ये अपने आदमी दलाल के रूप में तहसील कार्यालय में और एसडीएम कार्यालय में तैनात रहते हैं। और हम आपको बता दें, मई में मध्य प्रदेश शासन ने एक सख्त निर्देश दिए थे कि अवैध कॉलोनी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन रस्म अदायगी की, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनियां दिन पे दिन नई कॉलोनियां दिखाई दे रही है और प्रशासन है कि बस कार्रवाई करेगा, जबकि जो कानून के जानकार उनका ये साफ कहना है कि खेती की जमीन पे बिना अनुमति के आप एक ईंट नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर खेती में कंक्रीट की फसलें बनाई जा रही है, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, और जब जनता अपनी गाड़ी कमाई खरीदती है और जब ये वहां रहने जाती है तो उन्हें काफी तकलीफ होती है, ना उन्हें पानी मिलता है, ना ड्रेनेज मिलती है, यहाँ तक कि उनको बैंक लोन्स तक नहीं देती है। मजबूरी में प्राइवेट बैंकों के लोन लेते हैं और मोटी रकम ब्याज में अदा करते हैं। ठीक है, हम आपको एक बता दें, इस पूरे मामले में जो पंजीयन विभाग है इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये भी यहाँ पे कृषि भूमि की रजिस्ट्री कर लेता है और हम ये कलेक्टर साहब ने सलाह दी है जागरूकता, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफी निरक्षर है, भोले भाले हैं। जरूरत इस बात की है कि इन अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें ये सख्त हिदायत दी जाए कि वो सबसे पहले जो नियम के अनुसार पंजीयन है, रेरा है, इन सब में पंजीयन करें, उसके बाद बेचे। लेकिन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और दिन हर रोज नई एक कॉलोनी कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शारिक आपने। और शारिक जिन महकमों का जिक्र कर रहे हैं, आप उसमें राजस्व गिन लीजिए, आप उसमें तमाम महकमे गिन लीजिए, आप उसमें पटवारी गिन लीजिए। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको नरक लोक की फीलिंग आएगी। आप जानकारी और जागरूकता को तो बहुत दूर की बात है, अगर ये महकमे आपसे सीधे मुंह बात कर लें, आप उसी दिन तत्काल अपने जीवन को धन्य समझें। शारिक का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल का रुख, बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी का ओबीसी प्लान। नए अध्यक्ष के बाद ओबीसी की नई टीम बन रही है।
सभी जिलों में नए सिरे से जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी मोर्चे के जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी संगठनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले जो ओबीसी संगठन हैं, ऐसे मोर्चे हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। एमपी में ओबीसी वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसका कोई आंकड़ा नहीं है। 50% से ज्यादा ये ओबीसी का वोट बैंक है। और अभी जब ओबीसी कल्याण की बात हुई, ओबीसी आरक्षण की बात हुई, तो ये 59% तक चला गया। इस तरह के अलग अलग आंकड़े हैं, पर यह तय मानकर चला जाए कि यह आंकड़ा 50% और उससे ज्यादा ही है। कार्यकर्ता को काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये सिद्धांत है काम करने का। और दूसरी बात, ओबीसी मोर्चे को लेकर अधिक सक्रियता इसलिए भी आवश्यक है कि ओबीसी के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे पंचायत चुनाव आप देखो, कांग्रेस तो चाहती थी बिना ओबीसी के चुनाव हो जाए, लेकिन हम अड़े रहे, न्यायालय से जीत के आए, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया। और ओबीसी कल्याण आयोग और सब मिलाकर जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वे समाज के भीतर व्यवस्थित जा सकें, संगठन का काम भी व्यवस्थित चल सके। इसके लिए अध्यक्षों के अलावा प्रभारियों की आवश्यकता होती है, सभी मोर्चों में होती है। लेकिन अभी ओबीसी मोर्चे के घोषित हुए हैं, वे बेहतर काम करेंगे, इसी उम्मीद से घोषित किए हैं। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी के 58 पार्षदों के नाश्ते, जी नाश्ता, जो जनरली ब्रेकफास्ट जिसे आप कहते हैं, इसका खर्च है 2,90,000 रुपए, यानी तकरीबन 5,000 रुपए प्रति पार्षद खर्च हुआ। अब इतना खर्च हुआ तो विपक्ष के दिमाग में सवाल आया। विपक्ष के प्रश्न पर परिषद में जवाब दिया गया, तब इस बात का खुलासा हुआ। और जब खुलासा हुआ तो हंगामा हुआ परिषद में जमकर। धार के नौगांव थाने में पूर्व वन मंत्री और गंधमानी से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार की पत्नी प्रतिभा उर्फ पिंकी सिंघार के खिलाफ नौकरानी से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जो पीड़िता है वो पूर्व मंत्री और गंधमानी के जो विधायक है उमंग सिंघार, उनके बंगले पर खाना बनाने का काम करती थी। खाना बनाने को लेकर पिंकी से, यानी सिंघार की पत्नी, उनसे बहस हुई। इसके बाद पिंकी सिंघार ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं थाने पे, नौगांव थाने पे। और उसने शिकायत की थी कि उमंग सिंघार जी के घर पे काम करती है वो, और उसके साथ पिंकी जो सिंघार जी हैं उनने मारपीट की है। तो उस पर से प्रकरण दर्ज किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्या आरोप लगाए उन्होंने? कि खाना बनाते समय ताना मारना या उनके खाना नापसंद करना और बाहर खाना अलग कर देना और बाहर करने की धमकी देना कि हम काम से बाहर कर देंगे, और मारपीट की। ग्वालियर पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में बिहार के पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल टावर के नाम पर ठगने वाले इन जालसाजों ने ग्वालियर में सेना में सूबेदार को भी टावर के नाम पर 28 लाख का चूना लगा दिया। इनके पास से 26,000 की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये जो लोग हैं, इन्होंने राजस्थान, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में भी मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों को ठगा है। पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के खातौली के रहने वाले धर्मेंद्र पारेता की खुदकुशी के बाद उपजे विवाद का अंत हो गया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने हाईवे से जाम हटा लिया। परिवार वाले मृतक के अंतिम संस्कार में जुटे हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं बाबूलाल जंडेल, उन्होंने कहा कि वो महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले को विधानसभा में उठाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पत्नी के साथ दतिया पहुंची। तीनों ने दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी लोग वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर भिंड से बीजेपी की सांसद संध्या राय भी मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे थे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 महीने पहले छिंदवाड़ा से लाए गए बाघ के शावक को छोड़ा गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, वन विभाग की टीम ने छोड़ा। बाघ का शावक वन विभाग की टीम को 2 महीने पहले छिंदवाड़ा में घायल हालत में मिला था। भोपाल इसे इलाज के लिए लाया गया। स्वस्थ होने के बाद इसे नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया।
पिंजरे से निकलते ही बाघ के बच्चे ने जंगल के भीतर दौड़ लगा दी। कुएं में आवारा मवेशियों के गिरने की खबरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या 50 फीट गहरे कुएं में कोबरा सांप के होने की खबर और उसके रेस्क्यू आपने देखा है? खरगोन के कसरावद में रेवा ग्रीन कॉलोनी है। एक कुएं में जहरीला कोबरा था। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी स्नैक कैचर की टीम को दी। 4 सदस्य पहुंचे। इसके बाद कोबरा का इस तरह से रेस्क्यू किया गया। बीजापुर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रस्सा कशी भी आयोजित की गई। रस्सी खींची जा रही थी, दोनों तरफ से थी कमजोर, टूट गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वायरल वीडियो है। दरअसल ये विधायक 11 के कप्तान है, विधायक विक्रम मंडावी। उनकी पूरी टीम इस तरह से धड़ाम हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। खबर सूरजपुर से। एनसीसी कैडेट्स रेणुका नदी घाट की सफाई कर लोगों को जागरूक करते नजर आए। दरअसल नगर पालिका क्षेत्र रेणुका नदी घाट में त्योहार के बाद गंदगी का अंबार लगा था। हायर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी कैडेट्स यहां पर पहुंचे और सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पूर्व में भी हम लोग ने पार्वती घाट की सफाई की थी, चंबोथी तालाब के आसपास भी सफाई की थी, और आज छठ के बाद रेण नदी जो बहुत हमारे सरगुजा की पवित्र नदी है वो काफ़ी अशुद्ध और गंदी हो चुकी थी, जिसको हम लोग ने आज कॉलेज के 18 कैडेट्स और हमारे स्कूल के 95 कैडेट्स मिल के साफ कर रहे हैं। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीएसएफ की 81वीं बटालियन में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूली बच्चे शामिल हुए, हथियारों को छूकर उठाकर देखा, जवानों से जानकारी ली। छात्र उत्सुक दिखे और फिल्मों में ही इस तरह के हथियार उन्होंने देखे थे। सरस्वती शिशु मंदिर में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। कांकेर की तस्वीरें। बच्चों ने हथियारों को देखा, करीब से जाना, कैसे वो काम करते हैं इसके बारे में जानकारी बच्चों को मिली। खबर कांकेर से। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। महिलाओं के मकान तोड़ने वालों पर मामला दर्ज। दबंगों ने जेसीबी से 2 महिलाओं का घर तोड़ दिया था। मारपीट भी इनके साथ की गई थी। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। चारामा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रतेसरा गांव की यह घटना है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद यह असर हुआ। 2022 को शिवदास वैष्णव जी ने आगे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ ग्रामीण लोगों ने उनके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और तोड़ दिया है और उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिस पर से तत्काल थाना चारामा पुलिस द्वारा यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया और उस पर आगे की जांच वर्तमान में की जा रही है। खबर कवर्धा से। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कार्य रुकवाया गया। जिला प्रशासन ने नींव मजबूत करने का काम रुकवा दिया है। बिना पुरातत्व विभाग की इजाजत के यह काम शुरू कर दिया गया था और इससे भोरमदेव मंदिर के अस्तित्व को खतरा हो सकता था, लिहाजा इस काम को रुकवा दिया गया। देखिए इतना हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। ऊपर की बात है, सावन में जब बहुत भयंकर वर्षा हुई यहाँ, उस समय जो है पुरातत्व की टीम जो है देख रेख के लिए मंदिर में आए थे। और देखने के बाद फिर निर्णय उनके द्वारा लिया गया कि मंदिर का नींव जो है कमज़ोर हो गया है, इसको मजबूती देने के लिए कुछ समय के पश्चात जो है चारों तरफ मंदिर को खुदाई करके जो है और उसमें कंकटी करके ऊपर जो है रेलिंग लगाएंगे। और एवं मंदिर में जो कई जगह से जो पानी का रिसाव हो रहा है, पानी जो जल टिपक रहा है वर्षा से, तो उसका भी जीर्णोद्धार करने के लिए लोग सब आपसी चर्चा किए थे। उसके बाद अचानक जो है परसों जो है एक व्यक्ति आया, वहाँ करके जो है खुदाई शुरू करने लगा। तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में देते ही जिला प्रशासन के द्वारा जो है खुदाई को। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
मंत्री करेंगे अब खाद की निगरानी। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश। खाद वितरण में लापरवाही की कुछ जिलों से सीएम को मिली थी शिकायतें। एमपी में 2023 के चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी। महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर, सलकनपुर, पीताम्बरा सहित चित्रकूट की तस्वीर बदलने का काम करेगी सरकार। भोपाल में पालतू जानवरों को खुला छोड़ना पड़ेगा भारी। सार्वजनिक जगहों पर पशु मिलने पर पशुपालक पर लगेगा जुर्माना। 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। जबलपुर में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर एससी का आदेश। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया आदेश। भोपाल में बड़ी संख्या में ट्रेन हुई निरस्त। प्री, नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते ट्रेनें हुई हैं प्रभावित। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शुरू। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा। विपक्ष ने की श्रद्धांजलि देने की मांग। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की पत्नी पिंकी सिंगार पर मारपीट का मामला।